हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडीज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट एंड ट्रंकेटेड बॉडीज, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ओके, तो रिमेंबर, अगर हम किसी बॉडी जिसका मास m होता था उस पर अगर हम फोर्स F लगाते थे तो हम क्या लिखते थे? F इज इक्वल्स टू एम ए। अगर ये वेक्टर के फॉर्म में लिखे हम तो मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन होता था एक्सीलरेशन ऑफ होल बॉडी। ध्यान रहो कि ये जो बॉडी है ये कई पार्टिकल से मिलके बना है, राइट। और फोर्स जो लग रहा है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पार्टिकल पे लग रहा है। तो ये जो एक्सीलरेशन लिख रहे हैं वो हम किसका लिख रहे हैं? इसका या होल बॉडी का? इस बॉडी के लिए ये जो रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी, ठीक है। ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में क्या होता है, सभी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ मूव करते हैं, राइट। मतलब उनका जो किसी भी रिजिड बॉडी में दो पार्टिकल के बीच का रिलेटिव मोशन जो होता है वो जीरो होता है, राइट। दो पार्टिकल के बीच का रिलेटिव मोशन जीरो होता है और वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट पे होते हैं या फिर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं, राइट। सो पार्टिकल्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी, राइट। या और विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट विथ ईच अदर और मूविंग इन सर्कुलर मोशन, मूविंग इन सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये होता है रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट। तो इस केस में क्या है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है, राइट। स्ट्रेट लाइन मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसमें क्या हो रहा है, जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। सभी पार्टिकल एक साथ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने वो रोलर देखा होगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं रोलर का, जो सड़कें बनाने के काम आता है। तो सपोज ये एक रोलर है, ठीक है। अब इस रोलर पे हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से आप इस रोलर को पुश कर रहे हो, है ना। तो इधर से फोर्स लग रहा है रोलर पे, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, राइट, एफ। अब ये जो फोर्स लग रहा है ये बॉडी पे लग रहा है, ये इसको पुश कर रहा है इधर फोर्स से, एफ फोर्स से। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या सेम है। यहाँ पे जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा, यहाँ जो पार्टिकल है वो इधर एक्सेलरेट हो रहा होगा, यहाँ जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन इधर होगा, और यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इसका एक्सेलरेशन होगा इधर होगा। तो जब इस तरह का सिनारियो आ रहा होता है तो यहाँ पे एफ इजिकल टू जब हम ए में लिखते हैं तो ये ए किस पार्टिकल का होता है या किस पॉइंट का होता है? तो ये ए होता है इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका, ए सी ओ एम। ये किसका होता है? सेंटर ऑफ मास का। तो जब भी हम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं तो उस पूरे बॉडी का मास को ना ये एक किसी सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, और ये जो ए होता है उस पॉइंट का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। समझ में आई बात? ये होता है ए सी ओम, ए सेंटर ऑफ मास। तो अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो यहाँ पे आ गया कि एवरी फिजिकल सिस्टम हैज सर्टेन पॉइंट whose motion describes the motion of whole system, ठीक है। when the system moves under some external forces, then this point moves as if the entire mass of the system is concentrated at this point and the external force is applied at this point for translational motion। समझ में ये बात? मतलब कि सभी बॉडीज के पास, जितने बॉडीज हैं उनका उनके उनके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम ये मानते हैं कि इस पूरा का पूरा, जब भी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है तो उसी के मोशन से उस बॉडी के पूरे मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। और सारा का सारा मास जो है उसी पॉइंट पे हम कंसंट्रेटेड मान करके उस बॉडी के उसके ट्रांसलेशनल मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसी पॉइंट को कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत? अब सेंटर ऑफ मास की कुछ प्रॉपर्टीज है वो बात कर लेते हैं। तो पहला, फॉर सिमेट्रिक बॉडीज हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस
इट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ सिमेट्री और ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो जितने भी सिमेट्रिक बॉडीज है ना, उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर ये शेप ले ले, ये सर्कल हो सकता है, अगर ये रिंग हो सकता है, सर्कल या रिंग, ये डिस्क हो सकता है। अगर 2D में बात करें तो रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद 3D में अगर बात करें तो ये हो सकता है हमारा होलोस्फेयर और स्फेयर हो सकता है, ठीक है, होलो और सॉलिड सब। ये क्या है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे, ठीक है। उसी तरह से ये अगर क्यूब है एक, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका जो मास है इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सभी साइड में पूरे मतलब वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। समझ में आई बात। ये कहना है कि जो हमारा सिमेट्रिक बॉडीज है उनके लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, ठीक है। सेकंड है एक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द बॉडी एंड इज क्लियर टू मासिव, इट क्लोजर टू मासिव पार्ट। इसका मतलब क्या है, देखो आप सब लोगों ने डंबल देखा होगा, राइट, जो लोग जिम जाते होंगे, तो डंबल में क्या होता है, हम यहाँ पे वेट को ऐड करते हैं, ठीक है, ये रोड हो गया, यहाँ पे हमने वेट को ऐड किया। अब लेट्स से कि अगर ये दोनों सेम वेट का, ये भी मान लो कि 5 kg का, ये भी 5 kg का, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे आएगा, कहीं बीच में आएगा। लेकिन राइट, अगर ये हो गया 10 kg, लेट्स से ये हो गया 10 kg और ये हो गया 5 kg ही रहा, इस साइड में हमने ज़्यादा वेट डाल दिया, तो क्या होगा, ये जो टिल्ट हो जाएगा, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये कुछ इधर आएगा, एग्जैक्ट यहाँ नहीं होगा पर इसके बीच में कहीं होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं होगा, राइट, 10 kg के थोड़ा क्लोजर होगा। तो यही है कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज होती है उसमें क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिधर ज़्यादा मास कंसंट्रेटेड होगा सेंटर ऑफ मास उधर उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, अपने ज्योमेट्रिक सेंटर से। अगर ज्योमेट्रिक सेंटर की बात करें तो यहाँ है, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं है, मास इधर ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा हैवियर है इसके रिस्पेक्ट में, तो जिधर ज़्यादा कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन ऑफ मास होगा ना उधर ही सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है इट मे बी विद इन और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो अभी तक जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें क्या था, सेंटर ऑफ मास हमारा इनसाइड द बॉडी था। अगर हम एक रिंग ले, इमेजिन करो एक बाइक की टायर है, ठीक है, तो ये एक रिंग शेप में है। अब इसका क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर पे। अब ये जो सेंटर है क्या इस टायर के अंदर है, नहीं, ये तो इसके बॉडी के बाहर है कि नहीं। तो जो सेंटर ऑफ मास हो सकता है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। क्लियर, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। अब डिस्क्रीट मास सिस्टम में क्या होता है कि हम बहुत सारे पार्टिकल्स का ना, पार्टिकल सेंटर ऑफ मास कंबाइन करके कैलकुलेट करते हैं, राइट। और इसमें क्या करते हैं, सभी पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पे हमने कुछ पार्टिकल्स लिए M1 M2 और M3, और इन सभी का जो पोजीशन वेक्टर है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में R1 R2 एंड Rn है, राइट। तो इस केस में जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, आर सेंटर ऑफ मास, ये क्या होगा, M1 R1 मास और उसका पोजीशन वेक्टर प्लस M2 R2 उसका पोजीशन वेक्टर प्लस डॉट 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 Mn Rn डिवाइडेड बाय summation of sub all masses m2 m1 m2 plus dot 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 mn। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास के लिए, राइट। ओके, अब इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं RCOM समेशन के फॉर्म में, समेशन ऑफ MI RI इज इक्वल्स टू 1 to n डिवाइड बाय समेशन ऑफ MI इज इक्वल्स टू 1 to n। ये हो गया हमारा R सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ये जो मास और पोजीशन वेक्टर का जो प्रोडक्ट है ना, इसको कहते हैं, ये टर्म जो आता है हमारा इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ मास। ये जो टर्म है इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ मास।
मोमेंट ऑफ मास। ठीक है, अब तो ये तो हो गया आर पोजिशन वेक्टर के टर्म में। अगर हम कोऑर्डिनेट्स के टर्म में बात करें, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के बारे में, तो एक्स सी ओ एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, राइट। सिमिलरली y सी ओ एम क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 mn yn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, समेशन ऑफ ऑल मास है। और सेम जेड सी ओ एम क्या हो जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट 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 mn zn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। कोई दिक्कत यहाँ से, क्लियर है? अब इस पे ना कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देख रहा है फाइंड सेंटर ऑफ मास, हमें बोलना है फाइंड सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे सिचुएशन दे रखा है, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स का। तो हम इसको मान लेते हैं, ये हमने मान लिया m1, ये हो गया m2 और m3। अब जब भी डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो ना, तो उसके केस में हमेशा अगर निकालना तो सभी पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं, सबसे करना होगा सबसे पहले, तब जा करके इजीली बन पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एक्स सी ओ में बात करें तो m1 x1, राइट, m1 3 है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो m1 3 इंटू इसका x1 क्या है 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 प्लस 2। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, 2 2 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 विच मीन्स 2/3। सिमिलरली अगर हम y सेंटर ऑफ मास फाइंड करना चाहें तो ये क्या होगा, m1 y1, m1 और y1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, दैट मीन्स 9/6 विच मीन्स 3/2। तो हमारे पास जो आर सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 2/3 कोमा 3/2। हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक्स एक्सिस पे प्लेस्ड हैं सर्टेन सर्टेन पॉइंट पे, राइट। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सभी के सभी वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0। इसका मतलब क्या, वाई सी ओम भी 0 हो जाएगा। अगर सिंपल बात करें वाई सी ओ एम, तो वो क्या आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2, राइट, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 mn yn अपॉन m1 प्लस m2। ये कितना है, डॉट 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 mn, ये क्या आ गया, सब वाई सारे के सारे के सभी के वाई कोऑर्डिनेट्स 0 हैं, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो वाई सी ओ एम कितना आ गया हमारे पास, 0। अब बात करते हैं एक्स सी ओ एम के, ठीक है। और ऐसे ही पता चला था कि इस कोई पार्टिकल वाई एक्सिस में तो है नहीं, सभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, राइट। अब एक्स सी ओ एम निकालते हैं। एक्स सी ओ एम क्या होगा, m1 हमारे पास होगा m1 x1, तो m1 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n। अगर हम इसको कलेक्टिवली सॉल्व करें तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव n, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव n इंटीजर्स का क्या वैल्यू होता है, फॉर्मूला यहाँ पे एक्स सी ओ एम, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6
अपॉन, और सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या होता है, n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे n+1 और n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6, तो ये होगा 2 3 जो 6। तो हमारे पास जो RCOM आएगा वो क्या आएगा, 2n+1/3, कोई दिक्कत। अब कुछ और प्रॉपर्टीज जब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में, तो सबसे पहले ये कि अगर सेंटर ऑफ मास हमारा वो ओरिजिन पे आ जाए, अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, XCOM और YCOM दोनों जीरो हो जाएगा। और अगर XCOM, इफ XCOM और XCOM इक्वल्स टू जीरो एंड YCOM इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि समेशन ऑफ MIXI इज इक्वल्स टू 1 टू n, ये भी जीरो हो जाएगा। और इस समेशन ऑफ MIYI इज इक्वल्स टू 1 टू n, ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। और इन दोनों कंबाइंड में हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ MIRI इज इक्वल्स टू 1 टू n, ये हो जाएगा जीरो। अब ये हो गया क्या, इसको कहेंगे मास मोमेंट, जिसे मैंने बताया था। तो अगर सेंटर ऑफ मास हमारा ओरिजिन पे होता है, राइट, तो मास मोमेंट्स क्या होता है, जीरो रहता है, सम ऑफ मास मोमेंट्स क्या होता है, जीरो। ओके। और ये बहुत, यहाँ से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी आता है कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, उस पार्टिकल का एक्चुअल सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो पार्टिकल के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, मतलब बॉडी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे कि मतलब चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि रेफरेंस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सेंटर ऑफ, ये सर्कल है, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जीरो जीरो पे हुआ। लेकिन अगर इसी रिंग को अगर हम एक दूसरे पॉइंट से के रेफरेंस पॉइंट से देखें, तो यहाँ से इसका पोजीशन क्या है, ए और ये बी, तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ए बी, राइट। ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में, जो नया वाला रेफरेंस फ्रेम है इसके रिस्पेक्ट में क्या आ गया, ए बी। तो ये यही से बात आती है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, बट ध्यान रहे कि उसका जो एक्चुअल पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा, बॉडी के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहीं रहेगा। इफ यू चेंज द origin of the R1 R2 changes, so RCM also changes, yes, RCOM का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, ठीक है। जैसा कि सर्किल के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास उसके हमेशा बीच में रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा सर्किल, अगर वो यूनिफॉर्म है तो, राइट। हाँ, ये चेंज हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से इसका पोजीशन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। अब ये जो टू पार्टिकल सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है, ये काफ़ी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इनको सेपरेटली पढ़ा दिया जाता है। और इसका एक ना स्पेशल फॉर्मूला भी डेवलप बन के आता है। कैसा, देखो, अगर दो पार्टिकल हैं यहाँ पे, राइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास L, और इसको हमने मान लिया ऑरिजिन पॉइंट, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, एक्स पे, इसका सेंटर ऑफ मास एक्स पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये है L। अब मान लिए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई कर रहा है बीच में, यहाँ से क्या डिस्टेंस है, R1, और ये जो दूसरा पार्टिकल है इसको मान लिया हमने A, इसको मान लिया B, दूसरा पार्टिकल से ये है R2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम R1 का वैल्यू निकालना चाहें, R1 क्या है, XCOM, है ना। और ये क्या आएगा, M1 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 X1 प्लस M2 X2, क्या हो गया, M1 ये M1, ये इसका मान लिया हमने M1, इसका मान लिया हमने M2, तो M1 इंटू जीरो जीरो प्लस M2 इंटू X2, तो एक X2 का वैल्यू कितना आएगा, M2 का, अब X2 क्या है, ओरिजिन जीरो से यहाँ तक का लेंथ, ये हो गया L डिवाइड बाय M1 प्लस M2, M2L बाय M1 प्लस M2, ये हो गया R1 का वैल्यू। उसी तरह से R2 का वैल्यू कितना निकलेगा, L से माइनस कर देंगे तो R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा
m1 r1 राइट डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हो गया r2 का वैल्यू। ठीक है, अब हम ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 पार्टिकल्स ऑफ masses 50 ग्राम, 100 ग्राम एंड 150 ग्राम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ equilateral triangle of side 1 meter as shown in figure. The xy coordinate of center of mass will be, और ये है मेंस 2019 का क्वेश्चन। देख लो कितना इजी क्वेश्चन आया था। तो जब भी डिस्क्रीट पार्टिकल्स का हमारे पास आए ना सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, किसी पॉइंट को ओरिजिन मान करके, राइट, और उसके सभी सभी पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे हमारे पास ये मतलब गिवन ही है कि ये ओरिजिन पे दे रखा है, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 0। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये साइड हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 0। अब देखो ये साइड है 1 मीटर, इसको m3 है, तो m3 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x3 क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1 cos 60, 1 cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। और y3 कितना होगा, 1 sin 60 डिग्री। और sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। हमें क्या निकालना है, x सेंटर ऑफ मास। तो हम लिखेंगे x c o m m1 x1, ये m1 इंटू x1। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे ना ग्राम सब यूज करके रखा हुआ है, तो सिंस सभी अगर सेम यूनिट में है ना, क्योंकि जो हमारा एक्स यू एम का फॉर्मूला होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट। देखो यहाँ पे अगर ये ग्राम में है या केजी में, अगर तीनों सेम में है ना, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज यूज कर सकते हैं, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। क्यों, क्योंकि यहाँ से का भी जो ऊपर का भी यूनिट सेम है, नीचे का भी यूनिट सेम है। अगर ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस का यूनिट बचेगा। तो अगर ये सेम है, जो भी मास हम ले रहे हो सभी सेम यूनिट सिस्टम में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर मास का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में होता, तो हमें उनको एक कॉमन यूनिट में लेके आना होता। यहाँ पे सभी ग्राम है, तो सब हम ग्राम में ही ले लेते हैं। अब देखो m1 कितना है हमारे पास, 50, लेकिन ये 0, तो ये गया 0। प्लस m2 कितना है हमारे पास, 100 इंटू 1, तो ये हो गया 100। m3 क्या है, 150। और x3 का वैल्यू कितना, 1/2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 50, 200 प्लस 1, 300। ये आया कितना हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स सेंटर ऑफ मास 150, ये 75, तो 175, 175 अपॉन 300, तो ये हो जाएगा 25 7 जा 175 एंड 25 12 जा 130, ये आ गया 7/12। इसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास निकाले हम। वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 y1 ये 0 हो गया, प्लस m2 y2 ये भी 0 हो गया, प्लस m3 y3, तो 150 इंटू y3 का वैल्यू कितना है हमारे पास, √3/2, राइट। तो डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3, दैट इज अगेन 300। अब ये 150 डिवाइड बाय 2, 150 इंटू मतलब 150 टाइम्स 2 टाइम्स होता है 300, तो ये टू टाइम्स में कट जाएगा 300, तो बचा कितना हमारे पास, √3/4। तो जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 7/12 एंड √3/4, 7/12 √3/4, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, इजी था, आगे बढ़े। अब देखो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg, 1.5 kg एंड 2.5 kg आर प्लेस्ड at 3 corners of right angle triangle, 4 centimeter, 3 centimeter, 5 centimeter, as shown in figure. The center of mass of the system is at a point. अब देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में कहीं ओरिजिन दे नहीं रखा कि इसको ओरिजिन मानना है, लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें तो सभी किसके रेफरेंस में दे रखा है, 1 kg मास के, तो इसको हम ओरिजिन मान लेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो इसको ओरिजिन अगर मानते तो
हमारे पास ज़्यादा सहूलियत रहेगी सॉल्व करने के लिए, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने का। तो इसको अगर हमने मान लिया m1, इसको मान लिया m2 और इसको मान लिया m3, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये 3 है, 3 0। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 4। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स यू एम। तो ये हो जाएगा m1 इंटू एक्स वन, राइट। m1 1 इंटू एक्स वन यानी 0, प्लस m2 इंटू एक्स टू, तो 1.5 इंटू 3, 1.5 इंटू 3, प्लस m3 इंटू एक्स थ्री। तो m3 x3 तो हमारा 0, तो ये भी 0 हो गया, डिवाइड बाय 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5, 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5, जो कि आ जाएगा कितना? ये हो गया 4.5 डिवाइड बाय ये 2.5 प्लस 1.5, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5। तो ये आ गया कितना? 1.5, ओके, 0.9 बाय द वे, 0.9। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? 0.9 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 0.9 डायरेक्ट, ये पॉजिटिव में है, तो राइट ऑफ द 1 kg मास, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, पर हम क्या करेंगे? तो रीचेक करने के लिए वाई सेंटर ऑफ मास भी निकाल लेंगे। तो m1 y1 करेंगे, तो 1 इंटू 0, ये हो गया 0, प्लस m2 y2, ये अगेन ये 0, प्लस m3 y3, तो 2.4 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा कितना? ये बाय द वे 10 होता है, और ये आ जाएगा अगेन यहाँ पे 5, तो ये हो गया 10/5 विच मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या आ गए? 0.9 एंड 2, ये आ गया सेंटीमीटर्स में। और ये किसके रिस्पेक्ट में है? 1 kg के रिस्पेक्ट में, तो 2 सेंटीमीटर अबव 1 kg मास, राइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जब भी हमारे पास जो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन या रेगुलर बॉडीज होती है, ठीक है, वो तो डिस्क्रीट होती नहीं है, तो इनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करते हैं? तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, डीएम मास, और उसका जो रेफरेंस पॉइंट्स है, पोजीशन वेक्टर होगा आर, तो उसके रिस्पेक्ट में हम ऐसा ही सकते हैं, आर सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये है हमारे पास इंटीग्रेशन का, कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े, तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। उसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। उसी तरह से जेड सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े, तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब डीएम डीएम काट मत देना ये दोनों अलग अलग फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब ये अलग ऑपरेशन है, ये अलग ऑपरेशन, राइट? क्लियर? अब देखते हैं, अब इसके आगे हम बात कर सकते हैं, जब हम सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो डीएम का जो वैल्यू निकालना होता है ना, डीएम का वैल्यू निकालने के लिए हमें मास डेंसिटीज का यूज करना पड़ता है, राइट? मास डेंसिटीज क्या है देखते हैं। मास डेंसिटी हम 3 तरह के पढ़ेंगे, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। बेसिकली क्या होता है कि मास डेंसिटी से अगर हम अगर ये लीनियर मास डेंसिटी है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास मिलेगा। लीनियर मास डेंसिटी बेसिकली होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेमडा से, और एरियल मास डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी को रो से। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये होगा मास पर यूनिट लेंथ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा केजी पर मीटर, राइट? सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया, और इसका यूनिट होगा यस केजी पर मीटर स्क्वायर। और रो होता है वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, ये होगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब।
अब ध्यान रखना, अगर ये जो लीनियर मास डेंसिटी है इसको किसी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास मिलेगा, सिग्मा को किसी एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस एरिया का मास मिल जाएगा, और रो को किसी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस वॉल्यूम का मास मिल जाएगा, राइट। अब लीनियर मास डेंसिटी जो है इसको हम ना लीनियर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि रॉड, राइट, एग्जाम्पल हो गया रॉड, उनके लिए यूज करते हैं। ओके, एरियल मास डेंसिटी का यूज करते हैं हम प्लेन लेमिना के लिए, प्लेन जो 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लेन लेमिना, इनके लिए यूज करते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी का जो नॉर्मल हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए, जैसे कि स्फेयर हो गया, कोन हो गया, उनके लिए, ठीक है। तो हम बेसिकली ना टोटल 8 तरह के यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, हेमिस्फेरिकल शेल, सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड कोन, होलो कोन एंड ट्रायंगुलर प्लेट। ओके, तो इनका हम सेंटर ऑफ मास निकालना वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड के बारे में, ठीक है। तो हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल। अब इसको कैसे निकालेंगे तो समझो, देखो, अगर इसका हम मान लेते हैं कि लीनियर मास डेंसिटी ये लेमडा है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि लेमडा नहीं दे रखा होता, तो हमें लीनियर मास डेंसिटी निकालना होता, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल इस रोड का मास है m, लेट, और लेंथ कितना दे रखा है इन्होंने, l, l है टोटल लेंथ। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, लेमडा इज इक्वल्स टू होगा m अपॉन l, राइट, क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक एज कॉर्नर से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्मॉल लेंथ dx ले लेते हैं, ठीक है, और इसका मास क्या होगा dm। अब हमें पता है कि dm इज इक्वल टू क्या हो सकता है, dm इज इक्वल टू होगा लेमडा इंटू dx, लेमडा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे dx को तो dm का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। और एक बात, अगर इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बॉडी के पास ही होगा, कहीं इसी पे होगा, इसका कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, राइट। पर अगर हम चाहें तो चेक कर सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे वाई सेंटर ऑफ मास। अगर हम एक्स सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें तो एक्स सी ओ एम बराबर क्या होगा इसके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम का वैल्यू कितना है, लेमडा डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन लेमडा डी एक्स। अब एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना dx के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा जीरो से लेके एल तक, तो यहाँ जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक। अब ये लेमडा हमको बाहर कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स सी ओ एम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स जीरो से एल डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जीरो से एल, लेमडा को बाहर निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब ये कितना आया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से एल, ये आ गया एक्स जीरो से एल, बेसिकली कितना है ये एल स्क्वायर बाय टू, एल स्क्वायर बाय टू, और नीचे कितना हुआ सिर्फ एल, ये कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास एक्स यू एम कितना बचा हमारे पास, एल बाय टू, ठीक है। अगर यहीं पे हम वाइस निकालना चाहें सेंटर ऑफ मास, तो ये कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब देखो, किसी भी अगर इसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, ये रेफरेंस पॉइंट है, और तो ये सारे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो किसी भी मास डीएम के लिए उसका जो वाई होगा वो क्या, जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक जो डीएम का कोई वैल्यू ले, यहाँ ले डीएम या यहाँ ले, सबके लिए वाई का वैल्यू क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो ये हो जाएगा जीरो, राइट। तो एक्स यू एम क्या हुआ, एल बाय टू। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी यूनिफॉर्म रोड के लिए उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसके हाफ लेंथ पे, राइट, एल बाय टू पे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। अब तो ये था ना, रोड में ना एक टर्म हो जाता है कि अगर यूनिफॉर्म रोड नहीं होता तो क्या करते, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं,
यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रोड इफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रोड ऑफ लेंथ एल वेरीज विद एक्स एज लेमडा इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे लेमडा का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 2x। ये लीनियरली मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, लेमडा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मास, ये वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, सेम यहाँ इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इसका वाई सेंटर मार्क 0 होगा, एक्स सी ओ एम निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक्स लेंथ से एक छोटा सा डी एक्स ले लेंगे और इसका मास कर लेंगे डी एम। डी एम का वैल्यू कितना आएगा, लेमडा डी एक्स, लेमडा का वैल्यू कितना है 2x डी एक्स। ठीक है, अब एक्स सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ये आएगा वैल्यू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम का वैल्यू होगा 2x डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन 2x डी एक्स। अब ये 2 बाहर निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे इसका यूनिट लिमिट क्या होगा, ये 0 से लेकर के एल तक, 0 से एल, 0 से एल, 0 से एल, 0 से एल। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 टू एल, और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 टू एल। ये कितना हो गया, एल क्यूब अपॉन 3, और ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन 2, विच मीन्स एल क्यूब अपॉन 3 इंटू एल स्क्वायर, ऊपर चला गया 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब पावर चला जाएगा हमारे पास, तो बचा क्या, 2/3L। ये हो गया XCOM। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास को कैसे फाइंड कर सकते हैं, लीनियर मास डेंसिटी का यूज करके रोड वगैरह के लिए। फाइन, अब ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने, अ रोड ऑफ लेंथ 5L इज बेंट राइट एंगल कीपिंग वन साइड लेंथ एज 2L। ठीक है, तो टोटल लेंथ है 3 to 5L, और एक साइड का इसको बेंड किया गया राइट एंगल पे, एक साइड 3L हो गया, एक साइड 2L हो गया। ठीक है, अब और एल का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 10 सेंटीमीटर। लेट की इनका जो मास दे रखा है इन्होंने, मास है m, लेट टोटल मास इक्वल्स टू m। तो लीनियर मास डेंसिटी कितना होगा, m अपॉन 5L, है ना। अब ये जो बॉडी है, ये जो बेंट है इस साइड का, इसका हम मान लेते हैं मास m1, और इस जो हॉरिजॉन्टली है इसको मान लेते हैं m2। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो इसके लेंथ के हाफ पे, और देखो ये वर्टिकली है y एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा 0, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3L/2, और इसका क्या होगा, ये इसका भी हाफ पे होगा, 2L का हाफ मतलब L, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा L, y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहे बॉडी का, तो XCOM क्या निकालेगा, m1 इंटू x1, m1 इंटू x1, राइट। m1 का वैल्यू कितना होगा, अब XCOM निकालने से पहले हमें m1 निकालना पड़ेगा। m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3L लेंथ इंटू लीनियर मास डेंसिटी m/5L, m/5L। तो ये L और L कट गया, तो ये बचा 3m/5, और m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये होगा 2L इंटू m/5L, ये भी कैंसिल, तो ये हो गया 2m/5। अब यहाँ पे XCOM निकालना चाहे, यहाँ पे कर लेते हैं m1 इंटू x1, m1 इंटू x1, तो m1 का जो वैल्यू है 2m/5, 3m/5 इंटू 0, तो ये क्या होगा 0, प्लस m2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 2m/5 इंटू क्या होगा l, इसका l हो गया, राइट, डिवाइड बाय m2 इंटू x2 डिवाइड बाय टोटल मास m, राइट। कोई दिक्कत, तो बचा कितना हमारे पास, ये mm कट गया, बचा 2/5L, और L का वैल्यू कितना है हमारे पास 10, तो कितना हो जाएगा 2/5 इंटू
10 विच मीन्स 5 2 10, 2 2 4 सेंटीमीटर। ये हो गया एक्स यू एम। वाई सी यू एम निकालना होगा तो कितना होगा, एम वन इंटू वाई वन, यानी कि एम वन का वैल्यू कितना है हमारे पास 3m/5 इंटू वाई वन कितना है हमारे पास 3l/2 प्लस m2 इंटू वाई टू यानी कि 0 अपॉन m, ये mm कट गया, बचा कितना 9l/10, l का वैल्यू 10 है तो ये बचाएगा कितना 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि आर सी ओ एम निकालना हो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, तो क्या आएगा 4i कैप प्लस 9j कैप, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, राइट। इसको, ये रिंग है, इसका हमने मान लिया कि इसका लीनियर मास डेंसिटी कितना दे रखा होगा, लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी है। इसके लिए अब इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर ये है, ठीक है। यहां से हम थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल पे एक स्मॉल एंगल डी थीटा लेंगे। क्या लेंगे हम, डी थीटा। और ये यहाँ पे डी एल लेंथ को सबटेंड करेगा, राइट, ये एंगल डी थीटा, राइट। और इसका मास क्या है, डीएम मान लेते हैं। तो डीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाय द वे डीएल का वैल्यू पहले कितना होगा, डीएल को हम लिख सकते हैं, अगर ये रेडियस हमारा आर है तो, ये रेडियस आर है तो डीएल को लिख सकते हैं आर डी थीटा। डीएम बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू डीएल, यानी कि लेमडा आर डी थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका वाई और एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर आर है, ये भी तो आर होगा, तो इसको लिख सकते हैं आर साइन थीटा ये, और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ तक का है ना। अब मैं एक चीज बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये सिमेट्रिक बॉडी है, इस लाइन से, जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, इसके इधर भी उतना ही मास है जिसका जितना इधर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। वो भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि हम पहले एक्स सेंटर ऑफ मास एक्स यू एम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, राइट। और ये करते हैं तो ये कितना आएगा, इंटीग्रेशन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके लिए डी एम क्या, एक्स का वैल्यू कितना आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और डी एम का वैल्यू कितना होगा, लेमडा आर डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन लेमडा आर डी थीटा। और थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, यहाँ से इसका 0 है, और ये एंगल पूरा कितना है, फाइनल वैल्यू पाई, ठीक है। अब देखो ये लेमडा आर बाहर निकलेगा, ये तो कैंसिल आउट हो सकता है, राइट। लेमडा आर कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा तो बचे कितना आर, आर बाहर निकला, हमने कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, और ये 0 पाई अपॉन इंटीग्रेशन, यहाँ पे डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आएगा 0 पाई। अब देखो साइन थीटा का, साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 0, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास जो है इसी पे लाई करेगा, हमारा ये जो ओरिजिन पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट लिया हमने, इसी लाइन पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, जो भी जैसा मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं वाई सेंटर ऑफ मास पे, वाई सी ओ एम, ये होगा इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब वाई का वैल्यू कितना है, आर साइन थीटा, और इसका हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा, डी एम का वैल्यू इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन लेमडा आर डी थीटा। 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, पाई से, इसको भी 0 से पाई तक। अगेन ये लेमडा आर कट जाएगा, हमारे पास बचेगा आर बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ भी आर था भाई, बाहर निकला हुआ, आर को बाहर का साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा,
0 टू पाई और डिवाइड बाय थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आ जाएगा, थीटा मतलब यहाँ पे आ गया पाई माइनस 0। ठीक है, अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं हम, तो ये माइनस कॉस थीटा है, राइट। तो इसका मतलब पहले हम माइनस साइन है, इसके मतलब पहले लोअर लिमिट को रखेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हायर लिमिट को, राइट। इसको ऐसे कर सकते हैं, आर बाय पाई कॉस थीटा, यहाँ नीचे आ जाएगा पाई और ऊपर चला जाएगा, सॉरी या नीचे आ जाएगा पाई, ऊपर आ गया 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, वाइस आर अपॉन पाई कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस ऑफ -1 कॉस पाई का वैल्यू, तो बचा कितना, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो +1 + 1 2, यानी कि वाई सी ओ एम कितना आया 2r अपॉन पाई। इसको हमें याद रखना होगा। तो किसी भी सेमी सर्कुलर रिंग जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसके बेस से 2r/पाई ऊपर, 2r/पाई ऊपर, राइट। कहीं यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास आएगा, कोई दिक्कत। तो ये था सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अब हम बात करते हैं डिस्क के बारे में। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है सेमी सर्कुलर डिस्क का, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए जो अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट किया था ना रिंग का, उसी का ही हेल्प लेंगे। कैसे, देखो, डिस्क का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या मानेंगे कि एक छोटे से आर हाइट यानी आर लेंथ का एक छोटा सा रिंग मान लेंगे, ठीक है, जिसका ये वैल्यू होगा डी आर। ठीक है, और सिंस ये डिस्क है तो डिस्क का सरफेस चार्ज, सरफेस मास डेंसिटी होगा, तो यहाँ पे सिग्मा ले लेते हैं, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, अब सरफेस मास डेंसिटी का क्या होता है कि इसको एरिया से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका मास निकल जाएगा। अब ये जो हमारे पास है, ये सेमी सर्कुलर रिंग, इसका हम मास मान लेते हैं डीएम। तो डीएम का वैल्यू कितना हो जाएगा, डीएम का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका, ये जो स्ट्रिप दिख रहा है इसका एरिया डीए, और डीए का वैल्यू कितना होगा, सिंपल समझे। देखो, ये है कितना, सरकमफेरेंस ऑफ, अगर इसको कट करके बाहर निकाले तो ये पतली सी स्ट्रिप की बन जाएगी, राइट। ऐसा स्ट्रिप बन के आएगा जिसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, पाई आर, 2 पाई आर का हाफ यानी पाई आर, राइट। और ये कितना है डी आर, तो ये एक रेक्टेंगल की शेप में है ना, और अप्रोक्सीमेटली, तो इसका डी ए का वैल्यू कितना होगा पाई आर डी आर। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो डीएम का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा पाई आर डी आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अभी अगेन इसका एक्स यू एम क्या होगा, इसी पे लाई करेगा क्योंकि ये एकदम सिमेट्रिक है इस लाइन के अबाउट। तो हम यहाँ पे वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब यहाँ पे समझो, ये y कितना क्या होता है, ये इस जो dm जो हम ले रहे हैं ना, उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, सेंटर ऑफ y मतलब डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे, राइट। और जिसका होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना 2r/पाई, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसके लिए जो y का वैल्यू होगा वो क्या आएगा 2r/पाई। तो यहाँ पे जो y है ना, y का वैल्यू पुट करेंगे 2r/पाई, सिग्मा 2r/पाई, राइट। और डीएम का वैल्यू अभी हमने लिया है, डीएम का वैल्यू क्या है, सिग्मा पाई आर डी आर अपॉन इंटीग्रेशन सिग्मा पाई आर डी आर। कोई दिक्कत, और लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, तो आर का वैल्यू 0 से लेकर के जो रेडियस है कैपिटल आर तक। अब देखो, ये सिग्मा पाई कांस्टेंट है, ये कट जाएगा नीचे वाले से, राइट। तो बाहर में क्या है 2/पाई, 2/पाई बाहर निकला, और ये आर इंटू आर, आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर, और नीचे में कितना है इंटीग्रेशन 0 से आर, सिर्फ आर डी आर। ठीक है, यहाँ पे 2
अपॉन पाई, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, आर क्यूब अपॉन 3, और वैल्यू पुट कर देंगे 0, ये तो ये आ जाएगा आर क्यूब अपॉन 3, नीचे में क्या आएगा हमारे पास, आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये गया 2 अपॉन पाई, यहाँ पे आर क्यूब अपॉन 3, और ये ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो, ये इस पार से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, 4r/3 पाई। कोई दिक्कत? डिस्क का YCOM कितना हुआ, 4r/3 पाई। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। शेल क्या होता है कि ये होलो हेमिस्फेयर, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अगेन एक थीटा पे स्मॉल एंगल डी थीटा ले लेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, एक रिंग बनाएगा कुछ ऐसा, है ना। इसका सेंटर तो यही होगा, रेडियस हो जाएगा आर। ओके, कोई दिक्कत? तो इसका रिंग का जो हम लेंथ लेंगे, कैसे लेंगे, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल, मतलब इसको कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग ले सकते हैं ना, बहुत सारे रिंग को एक साथ स्टेक कर दिए, इसका साइज धीरे छोटा हो रहा है, तो ये हेमिस्फेरिकल शेल बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल। तो इसको हम क्या करेंगे, ये है ये जो छोटा लेंथ है इसको हमने ले लिया, ये है आर, तो ये हमने ले लिया डीएल। ठीक है, तो डीएल का वैल्यू कितना हो जाएगा, डीएल का हो जाएगा आर डी थीटा, कोई प्रॉब्लम। और ये है आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर का वैल्यू कितना ले सकते हैं, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, राइट। ये डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर का वैल्यू आर कॉस थीटा। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसका ये जो रिंग है, इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर, अगर इसको स्ट्रिप बनाए और इसका विड्थ डीएल है, तो इसका हम डी ए निकालें, कितना होगा, 2 पाई आर इंटू डी एल, विच मीन्स 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा, राइट। इसका वैल्यू क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया डी ए का वैल्यू, राइट। अगर इसका हमने मान लिया कि जो सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा है, सिग्मा इज सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी ये दे रखा है इन्होंने सिग्मा, अगर हमने ये मान लिया तो सिग्मा इंटू डी ए करेंगे तो डीएम निकल जाएगा, राइट। डीएम का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, विच मीन्स सिग्मा का वैल्यू कितना है हमारे पास, सिग्मा को सिग्मा रहने देते, डी ए का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। अब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे, और इसके रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन कितना होगा, आर साइन थीटा, समझ बात को, ये वैल्यू कितना होगा, ये होगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो हम यही पुट करेंगे यहाँ पे, जब हम वाई सी ओ एम निकालेंगे तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो ये वैल्यू कितना आएगा, इंटीग्रेशन वाई के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं, वाई के जगह पे हम आर साइन थीटा लिखेंगे, आर साइन थीटा, और डीएम के जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डीएम को फिर अगेन सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, तो ये डी थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/2 तक, समझे बात को। यहाँ पे ये
सिर्फ 0 से पाई इंटीग्रेट नहीं होगा, 0 से, क्योंकि रिंग है ना, तो यहाँ से धीरे धीरे करके इसको यहाँ तक लेके आएंगे। तो 0 से π/2, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। अब देखो ये सिग्मा 2πr², सिग्मा 2πr², ये बट कट जाएगा। क्यों कटेगा भाई, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, है ना। तो हमारे पास आया क्या बाय द वे, ये यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r/2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से करें, 0 से π/2 तक, और डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, अगेन 0 से π/2 तक। इसको फर्दर सॉल्व करें तो साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे कैसे, d2 थीटा कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2 थीटा। ये हो गया r/2 इंटू अगेन 1/2। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे साइन 2 थीटा को, तो ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा, और 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करने वाले हैं इसको। और साथ ही साथ नीचे हमने इंटीग्रेट किया है 0 से π/2, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा 0 से π/2। यहाँ पे YCM क्या आ जाएगा, r/4 है ऊपर में, और ये अगेन माइनस साइन है, तो ये cos 0 माइनस cos π/2। तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा, थीटा को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा π/2 नीचे आ गया और ऊपर चला गया 0, और नीचे साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, साइन 0 का वैल्यू 0, 1 माइनस 0 यहाँ पे, ये हो गया r/4, नीचे 1 नहीं आएगा, cos 2 थीटा, पहले cos 0 का वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस, अब थीटा जब π/2 पे रखेंगे तो cos पाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -1, तो कितना हो गया -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2r/4 विच मीन्स r/2। तो हमारे पास y सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, r/2। तो ये होता है होलो हेमिस्फीयर का, होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, रेडियस के हाफ हाइट पे, राइट, यहाँ पे रेडियस के हाफ डिस्टेंस, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर में क्या था, ये पूरी तरह से शेल था, अब ये क्या है, पूरी तरह से पैक्ड है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगेन जैसे हमने डिस्क और रिंग के साथ किया था, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर रेडियस का एक होलो हेमिस्फीयर इमेजिन करेंगे, राइट, आर, ठीक है। अब इसका, और इसके साथ में ना छोटा सा आगे एक इसका शेल बना लेते हैं, जिसका विड्थ होगा, थिकनेस होगा dr, ठीक है, ये हो गया थिकनेस इसका dr। तो रिमेंबर, यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हम ना रिमेंबर एक चीज, कि अगर एक हमारे पास एक ऐसा करके शेप है, ये क्या है हमारे पास, एक क्यूबॉइड का शेप है, ठीक है। तो अगर ये है एल, ये है विड्थ, और ये है हाइट, तो हम क्या सकते हैं, वॉल्यूम क्या होता है इसका, LWH। LW क्या होगा, ये सरफेस एरिया, तो एरिया इनटू हाइट करने से क्या होता है, वॉल्यूम मिल जाता है, राइट। हम यहाँ पे नहीं कर सकते कि अगर ये जो हमने हेमिस्फीयर बनाया है, इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करें और dr से मल्टीप्लाई करते हैं स्लाइटली हाइट, तो क्या हो जाए, मुझे इस वाले सेल का वॉल्यूम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो वही करेंगे, इसका जो आर रेडियस का हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो डी ए कितना होगा, डी ए हो जाएगा 4πr² था होल हेमिस्फीयर का, ये होगा 2πr², 2πr², राइट। और डी भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 2πr², इसको dr से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है।
और डी एम अगर बात करें तो डी एम कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वी विच मीन्स 2 पाई r² डी आर। कोई दिक्कत? इसका मास हो गया है इस सेल का, है ना। अब हम ये वाई सेंटर ऑफ मास निकालना चाहे तो ये क्या होगा, वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। अब यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या लेंगे, देखो हेमिस्फेयर का अभी हमने देखा था कि ये होता है r/2 पे, ठीक है, अगर रेडियस आर है तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे r/2 पे। तो ये वाई, ये जो डीएम का पोजीशन कहाँ होगा, ये r/2 पे, राइट। तो ये हो जाएगा r/2, डीएम की जगह पे हम ले सकते हैं रो 2 पाई r² डी आर अपॉन डीएम का रो 2 पाई r² डी आर, ठीक है। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, तो ये जो r का वैल्यू है 0 से r तक, 0 से अगर बड़ा रेडियस ये r है तो, है ना। तो अब देखो ये रो 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, रो 2 पाई कट जाएगा, रो 2 पाई कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, ये यहाँ पे 1/2 है, ये 1/2 बाहर निकलेगा। तो बेसिकली हमारे पास बचेगा क्या, 1/2 इंटीग्रेशन, ये r यहाँ r², ये हो गया r³ डी आर अपॉन r² डी आर, और लिमिट क्या होगा, 0 से कैपिटल R, 0 से कैपिटल R। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करते तो क्या होगा, ये 1/2, ये ऊपर आ गया r, ये r³ था तो ये हो जाएगा r⁴/4 बाय, नीचे क्या था हमारे पास r², तो ये हो गया r³ अपॉन 3। इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना हो गया, 1/2 r⁴/4, ये हो जाएगा 3/r³, ठीक है। ये चला जाएगा पावर वाला पार्ट, तो बचा कितना, YCOM इज इक्वल्स टू 3r/8। ये होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होगा, 3r/8। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। देखो ये दे रखा है क्या, रेडियस r, और इनका टोटल हाइट दे रखा है इन्होंने h, ठीक है। अब सॉलिड कोन में सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, y हाइट पे एक डिस्क को इमेजिन करते हैं, राइट। यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है, y, और इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, dy, और इसका रेडियस क्या होगा, ये इस डिस्क का r। हो सकता है ना कि एक डिस्क को मतलब स्लोली डिक्रीजिंग रेडियस का डिस्क को हम ना रेगुलरली डिक्रीजिंग रेडियस का डिस्क को हम एक के ऊपर एक स्टिक कर दें तो कौन बन जाएगा, राइट। तो हमने ये लिया। अब यहाँ पे देखो ये है हमारा थीटा, मान लेते ये थीटा है, ठीक है। तो इसका जो अगर इसका मास हमने मान लिया m और डेंसिटी हमने ले लिया, मास m इज मास ऑफ कौन, और रो क्या हो गया, डेंसिटी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो इसका जो मास होगा, इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे रो से, तो हमें इसका मास निकल जाएगा, राइट, डीएम। इसका डीवी कितना हो जाएगा, तो πr², इसको हम लिख सकते हैं πr² इंटू डी आर। ये ये जो डिस्क होगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो πr²dy, और इसका डीएम कितना हो जाएगा, तो रो इंटू डी वी विच मीन्स रो πr²dy। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, आर भी है वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, तो हमें किसी तरह से दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई और एक रिलेशनशिप चाहिए, तो यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा हैंडी। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये और ये, तो हमारे पास क्या होगा, साइड का रेशियो सेम रहेगा, सिमिलर ट्रायंगल है ना, ये एंगल भी सेम होगा, ये भी एंगल सेम है, और यहाँ पे ये, तो सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन, और ये हाइट क्या होगा, h-y, है ना। तो हम लिख सकते हैं आर अपॉन h-y, दैट वुड बी इक्वल्स टू आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन h। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं,
है ना। यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल आर अपॉन एच, एच माइनस वाई, है ना। अब ये जो वैल्यू है हम इसमें डाल दें डीएम, तो डीएम का वैल्यू कितना आ जाएगा, रो पाई और ये स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालते हैं वाई सी ओ एम, राइट। वाई सी ओ एम बराबर कितना होगा, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, है ना। अगर फर्दर हम सॉल्व करें इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो वाई सी ओ एम बराबर क्या आएगा यहाँ पे, वाई का वैल्यू क्या होगा, यही सेंटर ऑफ मास तो वाई रहा, वाई, और डीएम का वैल्यू हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन, फिर अगर इंटीग्रेशन डीएम आ गया रो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। अब देखो इसमें जो भी कांस्टेंट पार्ट है वो बाहर निकलेंगे इंटीग्रल से, राइट, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे रो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ये पूरा कैंसिल आउट हो गया टर्म, है ना। और बाय द वे ये जो लिमिट होगा वो कहाँ से कहाँ तक ले, जीरो से एच तक लेंगे, जीरो से एच तक, डी वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, जीरो से एच तक। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये वाई इंटू इंटीग्रेशन जीरो से एच वाई इंटू, अभी एच माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस टू एच वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, सिमिलरली जीरो टू एच एच स्क्वायर माइनस टू एच वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, इसको वाई अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर वाई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे डी वाई से, तो हमारे पास क्या आएगा बेसिकली एच स्क्वायर वाई, तो एच स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू, पहले आ गया एच स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू एच वाई स्क्वायर है वो यहाँ पे, ये वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेट करेंगे तो वाई क्यूब अपॉन थ्री हो जाएगा, तो टू एच वाई क्यूब अपॉन थ्री माइनस यहाँ पे क्या था वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा वाई टू द पावर फोर बाय फोर, ये हो गया जीरो टू एच डिवाइड बाय, अगेन यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर डी वाई, तो ये हो गया एच स्क्वायर वाई माइनस टू एच वाई स्क्वायर अपॉन टू, राइट, एंड माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर था तो वाई क्यूब अपॉन प्लस वाई क्यूब अपॉन थ्री, जीरो टू एच, राइट। अब यहाँ पे सबका वैल्यू एच एच पुट करके देखो तो ये क्या होगा एच स्क्वायर और यहाँ भी एच स्क्वायर, तो क्या होगा ऊपर में एच टू द पावर फोर अपॉन टू माइनस यहाँ भी एच वाई वाई के यहाँ पे एच का, तो यहाँ भी एच का पावर फोर यानी टू बाय थ्री एच फोर, और यहाँ माइनस एच फोर बाय फोर डिवाइड बाय क्या आएगा यहाँ पे, ये हो गया एच क्यूब माइनस ये टू टू ऐसे भी कट गया था तो ये भी अगेन एच क्यूब, और ये क्या हो गया प्लस एच क्यूब बाय थ्री। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, अगर हम ये पूरा कॉमन ले लें तो हमारे पास आ गया एच फोर को कॉमन ले लिया हमने ऊपर, यहाँ आ गया वन बाय टू माइनस टू अपॉन थ्री माइनस वन बाय फोर डिवाइड बाय, अब ये तो कैंसिल आउट बच गया, बचा यहाँ पे एच क्यूब, और ये वन बाय थ्री है तो ऊपर चला जाएगा तो थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे प्लस था ना नीचे, यहाँ भी प्लस था तो ये जो साइन आएगा प्लस रहेगा ना, प्लस, ओके। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना होगा वाई सी ओ एम, ये कितना हो गया एच, राइट, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, ये नीचे एलसीएम ले लेंगे हम ट्वेल्व, ये हो गया सिक्स माइनस एट प्लस थ्री इंटू थ्री, थ्री फोर ज़ा
12, तो हमारे पास कितना बच गया यहाँ पे 6 + 3 9 - 8 1, यानी H/3। तो ये हो गया वाई सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का कितना आएगा H/3। कोई दिक्कत? ये H/4 होगा ना। 3 4 H/4, इसको ठीक कर लेते हैं। H/4, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, राइट। अब ट्रायंगुलर प्लेट का जो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसका तरीका क्या है? इसके लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो इसका एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब ये लेट्स से कि ये है ए, इस साइड का हाफ पॉइंट, मिड पॉइंट है, राइट। ओके। अब इसका मास हम मान लेते हैं एम मास, और सिंस ये प्लेट है तो सरफेस मास डेंसिटी होगा, राइट। सरफेस मास डेंसिटी। अब क्या करते हैं हम यहाँ से वाई हाइट पे एक छोटा सा रोड इमेजिन करते हैं, राइट। ये हो गया वाई, और इसका थिकनेस कितना होगा डी वाई। तो इस रोड का हमारा, और यहाँ से ये जो लेंथ है ये होगा आर। ये जो रोड है इसका लेंथ कितना होगा 2r, और इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा डी ए, 2r/dy। अब देखो इसका अगर डीएम निकालें तो सरफेस मास डेंसिटी इंटू डी ए, विच मीन्स 2 सिग्मा 2r/dy। अब यहाँ पे देखो डीएम में हमारे पास दो वेरिएबल है, आर है वाई है। हमें वाई के टर्म में चाहिए, राइट। तो एक रिलेशनशिप लाना पड़ेगा वाई और आर के बीच में। वो कैसे आएगा? तो देखो अगर इसका ये ट्राइंगल पे अगर हम फोकस करें तो हम इसको लिख सकते हैं आर, अगर ये पूरा हाइट एच दे रखा है तो इस हाइट को क्या बोलेंगे H-y, राइट। तो आर अपॉन ये H-y, आर अपॉन H-y वुड बी इक्वल्स टू A अपॉन H। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा आर का वैल्यू A अपॉन H, H-y होगा कि नहीं होगा, है ना। ये पुट कर देंगे यहाँ पे तो डीएम का वैल्यू कितना आ जाएगा सिग्मा 2 आर के जगह पे A अपॉन H इंटू H-y। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास वाई सी ओ एम कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब देखो वाई वाई क्या होगा, वाई हमारा इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहाँ से, तो ये वाई होगा क्योंकि जो रोड होता है उसके मिडिल पे लाई करता है सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे वाई के जगह पे वाई रहेगा, डीएम पुट कर लेंगे। ये क्या सिग्मा 2a अपॉन H-y/dy, ठीक है। अपॉन फिर से अगेन ये सिग्मा, अच्छा ये डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल मास है ना, ये एम ही आएगा, है कि नहीं। या फिर इसको ऐसे ही करते हैं सिग्मा 2a अपॉन H-y/dy। कोई दिक्कत? अब ये देखो सिग्मा 2a अपॉन H कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन y इंटू, या फिर इसको ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं y को मल्टीप्लाई, ये हो गया Hy-y/dy अपॉन इंटीग्रेशन H-y/dy। अब यहाँ पे ध्यान दो इसका लिमिट क्या होगा, तो y का वैल्यू 0 से लेके h तक, ठीक है। अब ये हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना होगा Hy² अपॉन 2, यहाँ पे आ गया Hy² अपॉन 2 माइनस y³ अपॉन 3, ये हो गया 0 to h, और नीचे में क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन Hy
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू एच। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी एच क्यूब बाय 3 हो जाएगा, एच क्यूब बाय 2 माइनस एच क्यूब बाय 3, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 2, ये कितना होगा, इसको आगे सॉल्व करें तो 3h³ माइनस 2h³, 3h³ माइनस 2h³ अपॉन 6 डिवाइड बाय एच स्क्वायर अपॉन 2। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना होगा, YCOM इज इक्वल्स टू, या 3h³ में से 2h³ चला गया तो बच गया h³ अपॉन 6, और ये चला जाएगा 2 ऊपर नीचे एच स्क्वायर, ये इस पावर को कैंसिल कर देगा तो बचा कितना, YCOM बराबर h बाय 3। तो ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। ठीक है, अब हमारे पास एक बच गया था सेंटर ऑफ मास ऑफ होलोकोन। होलोकोन का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इट्स मेड अप ऑफ रिंग्स, राइट, जो कि उस जिसका रेडियस कॉन्जुगेटली डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से ये एंगल हो गया थीटा, और लेट से इसका हाइट हो गया h, यहाँ से यहाँ तक h। हम क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक ये रिंग हो गया, राइट, x डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंथ लेते हैं dx, dx, ठीक है, और ये होगा हमारा r, इसका रेडियस। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर इसका सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि होल स्फीयर है तो यहाँ सरफेस मास डेंसिटी लेंगे तो सिग्मा ले सकते हैं, सरफेस मास डेंसिटी। अब यहाँ पे आर लेंगे, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू होगा एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा, और ये जो एच ले रहे हैं इसको स्मॉल एच कर लेते हैं, ये वैल्यू कितना आएगा, एक्स कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका जो सरफेस इस जो छोटे से रिंग है, इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो रिंग का एरिया कितना आएगा, अगर तो होगा क्या, 2πr डी, रिंग का एरिया अगर निकालना चाहे डी ए तो होगा 2πr dx, और r का वैल्यू कितना है हमारे पास, x साइन थीटा, राइट, तो 2πx साइन थीटा dx, ये हो गया डी ए का वैल्यू। और इस अगर हमें dm निकालना है, इसका मास, इस रिंग का मास निकालना है dm, तो dm बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू दिस डी ए, विच मीन्स सिग्मा इंटू 2πx साइन थीटा dx। कोई दिक्कत। और यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कितना है, थीटा आ रहा है और एक्स आ रहा है। अब थीटा को किसी तरह से हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा ताकि वेरिएबल एक्स ही रहे, सिंपल एक एक सिंगल वेरिएबल रहे। उसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये कितना है हमारे पास आर और ये एच, तो हम ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन एच, आर अपॉन एच साइन थीटा इक्वल्स टू आर, कैपिटल आर अपॉन स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आ जाएगा कि नहीं। तो यही वैल्यू हमारे पास यूज़ करेंगे आगे चल करके हम। तो डी एम का वैल्यू ये हो गया 2πx साइन थीटा डी एक्स। इसको अगर हम ऐसे लिखें, डी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा 2πx, और साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम, आर अपॉन स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और डी एक्स।
ठीक है, ये डी एम का वैल्यू हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं वाई सी ओ एम को फाइंड करने के लिए, वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। वाई क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ डी एम। तो वाई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जगह पे अगर वाई की बात करें तो ये हो जाएगा, ये लेंथ, ये हो गया वाई ना हमारा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, एच माइनस स्मॉल एच, जो इसका है एक्स कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एच माइनस एक्स कॉस थीटा, और डीएम की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 पाई आर एक्स, सिग्मा 2 पाई आर एक्स डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, यही है 2 पाई आर एक्स अपॉन, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करेंगे तो सिग्मा 2 पाई आर एक्स डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दें, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है यहाँ पर भी, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, है ना। तो बचेगा हमारे पास क्या, अच्छा कॉस थीटा का वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन एच माइनस एक्स, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, एच अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, एक्स डी एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन अगेन एक्स डी एक्स। और लिमिट क्या लेंगे, देखो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, एक्स का वैल्यू जीरो से यहाँ तक, और ये क्या है, स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट का वैल्यू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। तो ये हो जाएगा जीरो से स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तक लाई करेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, अ, अगर इसका इंटीग्रेशन पहले, इंटीग्रेशन करने से पहले इसको कर लें तो ये हो गया एच एक्स स्क्वायर अपन टू, अगर वैल्यू करें तो एच एक्स स्क्वायर अपन टू, एच इंटू एक्स क्या होगा एच एक्स, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा एच एक्स स्क्वायर अपन टू। ठीक है, माइनस, अब ये क्या है, एच अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, जीरो से स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक्स डी एक्स है तो एक्स का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कितना हो गया, अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आएगा ऊपर में, h बाय टू, ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे h बाय थ्री, और ये यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पे h है बाय द वे, h का वैल्यू पुट करेंगे ये तो ये नीचे वाला इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू एक यहाँ पे लेट से कि 3/2, या 3 नहीं डैट, इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा स्क्वायर रूट आर प्लस एच आर स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाय टू। ठीक है, देखो ये टर्म कट जाएगा। अब इसको मैंने कैसे लिखा, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो स्क्वायर वाला तो पार्ट ये हो गया, और एक बच गया उसको हमने साइड से लिखा। ठीक है, और ये इसे कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ क्या रहा है, एच बाय टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ऊपर में हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, यहाँ एच बाय टू माइनस एच बाय थ्री, एच बाय टू माइनस एच बाय थ्री डिवाइड बाय
नीचे था हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू 1/2, ये कट गया हमारे पास, बचा कितना, ये हो जाएगा 3h-2h, यानी कि h/6 ऊपर में, h/6 इंटू, और ये चला जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 3 जा 6, यानी कि YCOM आया हमारे पास h/3। ये है हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो कोन। ठीक है, अब इतना हमने डेरिवेशन किया, राइट। टोटल हमने 8 सिमेट्रिक बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के बारे में जाना है कि नहीं। अब इसको याद रखेंगे कैसे, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, राइट। डेरिवेशन तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पर अ, जो हमारे पास मेंस में एग्जाम्स आते हैं, मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर हमें फॉर्मूला याद है इसका, तो उसको आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो उस टाइम में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका एक मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो, दो एक टर्म याद रखना, सिनेमा टाइम, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, सनी देओल। ठीक है, ये हो गया ये हो गया हमारे पास CTHRSD। ठीक है, इसका एक और एक्रोनिम है, चीटिंग तो होते रहेगी, चीटिंग तो होते रहेगा, सिलेबस देख लो। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये टर्म्स पे आता है, CTHRSD। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, बीच से। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 4, और यहाँ ऊपर करेंगे 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 2 3 4, फिर यहाँ लिखेंगे पाई 8 3 पाई, ये हमें याद रखना है। ओके, अब सी में ये है कोन, सी स्टैंड फॉर कोन, सॉलिड कोन। ठीक है, ये है सी, यहाँ पे हम करेंगे एच, ये ट्राइंगल एच, ये होलो हेमिस्फेयर हो गया, यहाँ पे आर, बाकी सब में हम आर पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, h/4 रेशियो में h/3, r/2, 2r/पाई, 3r/8, 4r/3 पाई। सी स्टैंड्स फॉर, ये हो गया हमारे पास सी का वैल्यू, सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का क्या था वैल्यू, सॉलिड कोन h/4 था। फिर ये था ट्राइंगुलर प्लेट, ट्राइंगुलर प्लेट, और ट्राइंगुलर प्लेट और होलो कोन का सेम होता है, तो h/3 हो गया। ठीक है, ये था h, ये था होलो हेमिस्फेयर, राइट, होलो हेमिस्फेयर। ये हो गया r/2। फिर r क्या था, ये हाफ रिंग था, हाफ रिंग, ये 2r/पाई। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, ये 3r/8। ठीक है, और d क्या है, डिस्क, डिस्क का क्या, 4r/3 पाई। कोई दिक्कत। अब ये देख ले, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा। देखो, ये है मेंस 2015 का क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन, इट्स वर्टेक्स इज z0 फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, राइट। ये हो गया सॉलिड कोन हमारा। ठीक है, इसका ये वर्टेक्स दे रखा है इन्होंने z0, अब पूछा गया है कि और इसका रेडियस दे रखा है इन्होंने r, इसका सेंटर ऑफ मास का हाइट पूछा गया है। इफ द रेडियस ऑफ द रेडियस
हमें सेंटर निकालना है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज जेड नॉट। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है तो जेड नॉट यहाँ टॉप से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने जेड नॉट। ठीक है, और टोटल हाइट दे रखी है इन्होंने एच, और रेडियस देखा दे रखा है, तो जेड नोट का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ से जो हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं बेस से कैलकुलेट करते हैं, तो बेस से हाइट कितना है, तो ये सॉलिड कौन का भी हमने क्या सीखा था, सॉलिड कौन का हमारे पास क्या था, h/4। तो यहाँ से हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ गया, h/4। तो जेड नोट का वैल्यू कितना आएगा, h माइनस h/4 दैट इज 3h/4। ऑप्शन ए करेक्ट। कितना इजी था। अगर हमें ये ट्रिक याद है तो हम पूरा फॉर्मूला हमें याद होगा, सभी के सभी आठों जो सिमेट्रिक बॉडीज का देखा हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इजी है, समझ में आ रहा है, तो दो होमवर्क आप कर लेना, ये दोनों, सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क और सेंटर ऑफ मास ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडीज के बारे में। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।